आचार्य के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज के इस श्रृंखला में हम शुरू करने जा रहे हैं जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। हमने पहले सोचा कि ये 11 12 के लिए साथ में शुरू किया जाए, पर यह है कि बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बच्चे भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमने ये सोचा है कि हम बायो को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ा देंगे। इससे ये रहेगा कि आप 11th को हो या 12th के हो, इसमें आपको दोनों के लिए मदद मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पास नीट से संबंधित क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। नीट से संबंधित क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिससे ये रहेगा कि अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी क्यों की जाती है, जिससे आप एमबीबीएस के लिए, कॉलेज के लिए अप्लाई कर सके, उसके लिए आपको नीट एलिजिबल होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पास नीट को भी इसमें साथ साथ जोड़ा है। तो अगर आप इसकी नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो भी इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। और साथ साथ इसमें हम बेसिक कवर करेंगे जो क्लास 11 से लेकर पूरे 12 तक कंप्लीट रहेगा। तो इससे आप जुड़िए और इसमें ज्यादा इसका लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ठीक। तो बायोलॉजी में ये हुआ कि इसकी परिभाषा क्या होगी, मतलब अगर आपसे कोई बोलेगा बायोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है, तो जीव मतलब होता है कि जो भी जीवित है, मतलब जो भी जीव जंतु है उनको जीव बोलेंगे। तो जीव, उनसे जुड़ा हुआ विज्ञान को क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों की संरचना, जिसमें सजीवों की संरचना ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, संरचना, कार्य की, किस प्रकार से वह सजीव कार्य करता है, कार्य की, वृद्धि व विकास का, वृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब बहुत सरल शब्दों में बोला जाए कि जिसमें सजीव, जो भी जीवित है, जिनमें जीवन है, उनकी संरचना को पढ़ना है कि किस प्रकार से उसकी संरचना है, कैसे वो बना हुआ है। कार्यकी को पढ़ना है कि किस प्रकार से वह कार्य करता है, उसमें वृद्धि किस प्रकार से होती है और वह विकसित किस प्रकार से होता है। तो इन चार शब्दों को बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पास इसकी डेफिनेशन में, जो आपको लिखना भी पड़ेगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की संरचना, कार्य की, वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक। अब यह है कि पहली बार जीव विज्ञान की बात किसने की थी, तो जीव विज्ञान के जनक, इसको बोला जाता है अरस्तु को, इंग्लिश में बोलते हैं इनको एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने पहली बार बायोलॉजी नाम के सब्जेक्ट की बात की थी और उसमें इसके बारे में बताया हुआ था। तो आपको क्लियर हो गया कि बायोलॉजी है क्या। सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके मतलब को जानना बहुत जरूरी है कि वो सब्जेक्ट का मतलब क्या है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सजीवों के बारे में ही मोस्टली इस पर हम डील करने वाले हैं। अब आते हैं आगे कि जो बायोलॉजी है उसमें कितनी शाखाएं होती है। बायोलॉजी के अंदर भी शाखाएं होती हैं जिनमें हम अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी की दो प्रमुख शाखा होती है, तो अलग अलग शाखाएं निकाल देते हैं। पहली शाखा है, इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान,
वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, विज्ञान मतलब उससे संबंधित, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी। और जो दूसरी इसकी शाखा है उसको कहते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। उसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों की बात करेंगे और उस पर हम जानवरों की बात करेंगे। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं। जीव विज्ञान की, आप भी लिखे चलिए साथ साथ, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। और इसके जनक हैं थियोफ्रस्टस, इसके जनक है थियोफ्रस्टस। तो लिख लीजिए थियोफ्रस्टस, ये आपके किसके जनक है? जीव विज्ञान के जनक है, वनस्पति विज्ञान के जनक है। इसको बॉटनी कहते हैं। अब वही अगर हम जंतु विज्ञान पे आते हैं तो जंतु विज्ञान की डेफिनेशन होगी, यहां तक सेम है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। और इसके जनक हैं आपके अरस्तु, एरिस्टोटल। तो ये था आपका सब्जेक्ट का थोड़ा सा परिचय कि इस विषय में क्या हमको पढ़ना है। पहले हमने जाना बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों की संरचना, कार्य की वृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है। वही वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में और जंतु विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक, तो ये हुआ आपका बेसिक सा कि ये मतलब बायोलॉजी में होता क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का पहली इकाई का पहला अध्याय, जीव जगत में विविधता। इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका पहला अध्याय है जीव जगत। पहला अध्याय है जीव जगत। तो आपके मन में पहला एक प्रश्न आना चाहिए कि जीव क्या है। जीव जगत को पढ़ेंगे तो पहले ये पूछना चाहिए कि जीव होता क्या है। तो जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ संगठन है। एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ संगठन है जिसमें बाहरी व आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, चेतना होती है या अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, जीव कहलाता है। तो इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे एक मनुष्य है, एक मानव है, एक मानव है। तो जो मानव है वो जीवित है। जीवित क्यों है? क्योंकि उसके अंदर और बाहर वृद्धि हो रही है। वो अंदर से भी बढ़ रहा है और बाहर से भी बढ़ रहा है, आंतरिक और बाहरी रूप से। ठीक, आपके अंदर वृद्धि होती है, मतलब आपके हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे आपका शरीर भी बड़ा होता जा रहा है, आप अंदर मस्तिष्क रूपी तरीके से भी आप वृद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ पास क्या है कि आंतरिक और बाहरी रूप से क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है आपका, और आप में चेतना होती है। जैसे आपके अंदर एक चेतना हो गई, दर्द की चेतना हो गई कि आप दर्द को महसूस करते हैं कि हाँ दर्द हो रहा है, चेतना होती है।
इसके साथ साथ अपने जैसे प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। जैसे एक मानव है तो वो क्या करेगा, प्रजनन के माध्यम से अपने जैसे और मानव को बनाने की कोशिश करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जीवित। जो भी निर्जीव होते हैं वो कभी भी आपस में मतलब ये बोल सकते हैं कि वो कभी भी प्रतिरूप बनाने की क्षमता नहीं रखते। जैसे ये है कि एक यहाँ पास ये बोर्ड लगा हुआ है, तो ये बोर्ड एक हफ्ते बाद, एक साल बाद या 10 साल बाद 2 बोर्ड नहीं हो जाएंगे। ये हमेशा क्या रहेगा, एक ही बोर्ड रहेगा। ये मार्कर जो है हमेशा एक ही रहेगा। पर ये मानव है तो मानव के अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने प्रतिरूप बना सकता है। तो यही है आपका जीव सिंपल से यही है। तो इसको लिख लीजिए सिंपल टर्म्स में। तो इसको लिखिए कि जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना हुआ संगठन है। एक या एक से अधिक कोशिकाओं, एक कोशिका भी हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया होता है आपका, एक वायरस होता है आपका। एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाओं का वह संगठन है जिसमें बाहरी व आंतरिक वृद्धि होती है। वृद्धि होगी, कैसी होगी, बाहरी और आंतरिक वृद्धि होगी। बाहरी व आंतरिक वृद्धि होगी। विकास होगा, विकसित होगा धीरे धीरे। चेतना होगी इसमें, थर्ड है इसमें चेतना। और आखिरी है इसमें अपना प्रतिरूप बनाने की क्षमता होगी। वो अपने जैसे और भी रूप ले सकता है, प्रतिरूप बनाने की क्षमता होगी। तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखने के लिए आ जाए कि जीव क्या होता है, तो आपके इसमें 4 वर्ड होना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है कि सजीवों के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। मैं प्रश्न लिख देता हूं यहां पास। सजीवों या जीवों के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे? पहला लक्षण होगा इसमें कि जो भी सजीव हैं वो क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो पहला लक्षण है वृद्धि। किस प्रकार से? आंतरिक और बाहरी रूप से। आंतरिक और बाहरी रूप से। जैसे उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसकी उम्र बढ़ेगी, ये सब चीज उसमें आता है। दूसरा है ये अपना प्रतिरूप बनाएगा। किस प्रकार से बनाएगा प्रतिरूप? प्रजनन के माध्यम से बनाएगा। प्रजनन के माध्यम से अपने प्रतिरूप बनाएगा। ठीक, तो अपने क्या करेगा, अपने संतान उत्पन्न करेगा। तो प्रजनन के माध्यम से क्या बनाएगा, प्रतिरूप बनाएगा। सिंपल भाषा में संतान उत्पन्न करेगा। इसके बाद अगला है कि इसमें आपकी उपापचय की क्रिया होती है। तीसरा है उपापचय की क्रिया। आपके मन में हो रहा होगा कि ये शब्द क्या है। तो उपापचय की क्रिया का मतलब है कि पोषण, पाचन, स्वांगीकरण आदि ये जीवों की स्पष्ट गुण है। मतलब कि इनमें आपके न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है। मतलब ये है कि यहाँ पास ये कुछ खाद्य के रूप में लेंगे, उसका पाचन करेंगे और जो भी उसका वेस्ट मटेरियल रहेगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पास क्या होगा, आपका एक न्यूट्रिएंट साइकिल चलेगा जिसमें यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी जिससे यह काम कर पाएंगे। एक तरीके से ईंधन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर उसको बोला गया है उपापचय होगा। इसमें उपापचय की क्रिया होगी। चौथा लक्षण है इसमें आपका, इसमें चेतना पाई जाएगी। चेतना मतलब इसमें भावनाएं होंगी। जैसे एक भावना हो सकती है आपकी दर्द की, या अपने आसपास के वातावरण के प्रति ये प्रक्रिया देंगे।
कि कैसे वातावरण बदल रहा है, तो ये भी बदलने के लिए उस पर कोशिश करेंगे। अगला है इसमें कि एक लक्षण है इसमें, निश्चित आकार होगा। हो सकता है कि आकार ना भी हो, लेकिन कई ज्यादातर मामलों में इसमें क्या होगा, एक निश्चित आकार होगा। ठीक, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का एक आकार होता है, अगर वो आकार वैसा नहीं इसको विकृति बोल देते हैं। इसके साथ साथ इसमें जैविक क्रियाएं भी होंगी। जैविक क्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके पौधे अपने लिए क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में, किसके सूर्य की किरणों के माध्यम से। तो यहाँ पास प्रकाश संश्लेषण हो गया। मनुष्य इसमें क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो ये सभी उसी के अंदर आता है। और इसके साथ साथ एक आखिरी लिख सकते हैं इसमें कि सभी जीवों की मृत्यु होती है, कोई भी अमर नहीं होता है। ठीक, सबका जीवन चक्र अलग अलग जरूर होता है। कुछ दो दिन जीते हैं, कुछ 3 दिन जीते हैं, कुछ 30 साल जीते हैं, कुछ 100 साल जीते हैं, लेकिन हर किसी की मृत्यु पक्का है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिख लेते हैं मृत्यु वाले पे, कि जैसे जो आपका गिलहरी है, तो गिलहरी की जो उम्र होती है वो 5 वर्ष होती है। गिलहरी की उम्र जो होती है वो 5 वर्ष होती है, औसत उम्र है। ऐसा नहीं है कि सभी गिलहरी 5 वर्ष होते ही मर जाएंगे। घोड़े की जो उम्र होती है वो होता है आपका 45 वर्ष। 45 वर्ष ये औसत है। जो मानव होता है उसकी उम्र होती है 70 वर्ष। मानव 70 वर्ष। जो आपका बरगद का जो आपको बरगद का पेड़ होता है वो औसतन 200 वर्ष होता है, उससे भी ज्यादा होते हैं। बहुत पुराने पुराने बरगद के पेड़ होते हैं, तो बरगद के पेड़ तो औसत लिख देते हैं 200 वर्ष। तो ये आपके कुछ सजीवों की जीवन चक्र के बारे में था। तो यहाँ पर आपको सजीवों में समझ में आ गया होगा कि सजीव क्या होते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन भी हमने देखा कि सजीवों के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। इसमें हमने 7 लक्षण को लिख दिया। इसको आप सब शब्दों के आधार पर लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी टॉपिक रहेगा, ज्यादा इस लेक्चर को आज पहले लेक्चर ज्यादा नहीं खींचते हुए। अगला है उसको एक प्रश्न के तौर पे देखते हैं, जिसका आपको समझ में भी आ जाएगा कि सजीवों और निर्जीवों में क्या अंतर होता है। जैसे कोई सजीव है, कोई निर्जीव, मतलब हम एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से देखना चाह रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रश्न है आपका, सजीव एवं निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव में अंतर। तो इस तरफ हम लिखेंगे सजीव के बारे में, इस तरफ हम लिखेंगे निर्जीव के बारे में। ठीक, तो पहला अंतर है कि जो भी सजीव होंगे उसमें एक निश्चित आकृति और आकार होगा। अभी हमने बात किया था कि मनुष्य है, बिल्ली है, कुत्ता है, सबकी क्या होती है, एक निश्चित आकृति होती है। लेकिन निर्जीवों में आकृति निश्चित नहीं होती। तो आप बोलेंगे कैसे? ये एक बोर्ड है, ये एक निर्जीव है, इसका साइज छोटा है, इससे भी बड़ा साइज आता है, उससे भी बड़ा साइज आता है, उससे भी बड़ा साइज आता है। ठीक, साइज अलग अलग हो सकते हैं। तो ये है कि आप ये नहीं बोलेंगे नहीं ये बोर्ड बदल गया साइज बदलने के साथ साथ। लेकिन मनुष्य में अगर औसत 4 फीट से 7 फीट के बीच से अगर कोई ज्यादा बड़ा इंसान दिखेगा तो आप बोलेंगे ये मनुष्य नहीं, कुछ और है, दाना हो गया। ठीक, तो यहाँ पास आकार और आकृति की बात है, तो इसमें क्या होता है, आकार निश्चित होता है। इसके बाद अगला है आपका कि उपापचयी क्रियाएं होती है। अभी हमने बात किया था उपापचय क्या होता है। तो इनमें क्या होता है, उपापचय की क्रियाएं होती है, इसमें वो क्रियाएं नहीं होती है। मतलब क्या, किसी भी प्रकार का खाना नहीं पचाते, कोई किसी प्रकार की पाचन क्रियाएं नहीं होती। सजीवों को भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, भोजन ग्रहण करने की जरूरत भी पड़ती है और ये भोजन ग्रहण भी करते हैं। लेकिन जो निर्जीव होते हैं वो कभी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। वेद बोर्ड कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। ठीक, आपका फोन कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। बैटरी चार्ज मांगना अलग चीज है, वो भोजन में नहीं आता। लेकिन जो इंसान होता है, कुत्ता होता है, बकरी होती है, बिल्ली होती है, सब क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ इनमें गति होती है,
सजीवों में इनमें गति नहीं होती। निर्जीव में जो चीज जहां रहती है जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं वो वहां से नहीं जाएगा। इसमें आपका एक चक्र होता है कि इनमें ये जन्म लेगा, वृद्धि होगी, प्रजनन होगा और मृत्यु होगी, बट इसमें कोई भी चक्र नहीं होता है। वो फिर से बता देता हूं चक्र किस प्रकार का। जन्म होगा, वृद्धि होगी, प्रजनन होगा और मृत्यु होगी, बट इसमें किसी भी प्रकार का चक्र नहीं होगा। इनमें प्रजनन करने की क्षमता होती है लेकिन इनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती। तो यह था आपका सजीवों और निर्जीवों में अंतर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक दो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इसमें, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि जीवन के मूलभूत लक्षण हैं, मतलब अगर जीवित है तो उसमें मूलभूत लक्षण क्या होगा, तो उसमें ऊर्जा गतिकी होगी। तो इसमें यह है कि जीवित है और उसके मूलभूत लक्षण पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है उसमें ऊर्जा गतिकी, मतलब ऊर्जा का उसमें गति होगी, मतलब उसके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होगी। ऊर्जा गतिकी। दूसरा है आपका वृद्धि तथा प्रजनन। अभी हमने बात की वृद्धि भी होती है, प्रजनन भी होता है। तीसरा है आपका अनुकूलन। इसमें लिख देते हैं वृद्धि। अनुकूलन का मतलब है यहां पास कि अपने वातावरण के अनुसार बदलने की प्रवृत्ति। वातावरण अगर बदल रहा है तो क्या साथ में प्राणी बदल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुकूलन। और चौथा ऑप्शन है सभी। तो जितना अभी हमने पढ़ा उसमें तो आप तुरंत टिक लगा देंगे कि वृद्धि तो है, लेकिन मानव जो होता है अपने वातावरण के हिसाब से बदलता भी है। जैसे सजीव में बात करें, मानव हो या पत्ते हो, जैसे पत्ते होते हैं अपने पत्ते झाड़, वो पेड़ होते हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो वो अनुकूलन भी है इसमें। अब दो ऑप्शन है, साथ में ऊर्जा का भी प्रवाह होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। ये सभी उसके उत्तर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।